नमस्कार, मैं सोनी साहनी। पिछले वीडियो में हमने शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों एवं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था। आइए आज हम देखते हैं शिक्षण सूत्रों के बारे में, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षक या शिक्षण की सार्थकता जो है छात्र छात्राओं को अधिगम करवा पाने की सफलता में ही निहित है। यदि जो ज्ञान, जो सूचनाएं हमारे पास हैं, हम अपने छात्रों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो फिर हमारा जो शिक्षण कार्य है वो पूर्णतः सफल नहीं माना जाता है। प्राचीन काल के दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों या शिक्षा शास्त्रियों ने अपने सिद्धांतों को, अपने नियमों को, अपने अनुभवों को सूत्रों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिनको अपनाकर, जिनका प्रयोग करके हम शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। शिक्षण के सूत्र से तात्पर्य शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, सामान्य सिद्धांतों का क्रमिक रूप से प्रयोग ही है, जिसमें हम शैक्षिक तकनीकी का भी प्रयोग करते हैं, विभिन्न अनुभवों, ज्ञान का भी प्रयोग करते हैं और उसका कब कहाँ सीमित मात्रा में प्रयोग करना है उसको निर्धारित करते हुए ही एक साथ हम कई शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं या क्रमबद्ध करके पाठ के अनुसार भी उसका प्रयोग करते रहते हैं। शिक्षण के सूत्र इतने प्रभावशाली होते हैं कि वह छात्रों को उनकी रुचि और जिज्ञासा के अनुकूल विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने में सक्षम होते हैं। शिक्षक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके ज्ञान को स्पष्ट रूप से उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, एक अच्छा अधिगम का वातावरण तैयार कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग जो है शिक्षकों को अपनी पाठ्य योजना में अनिवार्य रूप से करना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण सूत्रों के प्रयोग के बिना शिक्षण कार्य प्रभावशाली रूप से नहीं किया जा सकता है। शिक्षण के सूत्र कई हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। यह सूत्र हमें बताता है कि जो छात्रों को ज्ञात है, छात्रों को जानकारी है अथवा छात्रों का पूर्व ज्ञान है, उसी के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। दूसरे शब्दों में छात्रों को पहले वे बातें बतानी चाहिए जो छात्रों को ज्ञात है, फिर इनका संबंध नवीन अज्ञात ज्ञान से करना चाहिए। इस प्रकार पढ़ाने से छात्र सरलता से अज्ञात या नया ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। एक अच्छा शिक्षक सदैव छात्रों के पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान आधारित करके पढ़ाता है। स्वाभाविक सी बात है, जब हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का स्तर जानकर और उससे जोड़कर ही नवीन ज्ञान को प्रदान करेंगे, तभी वह नए ज्ञान को आत्मसात कर पाएंगे, सीख पाएंगे। यदि हम अचानक से ही उनको कोई नया कठिन टॉपिक उनके सामने प्रस्तुत करें, जिसके लिए अनिवार्य पूर्व ज्ञान उनके पास न हो, तो फिर उसे समझ पाना कठिन होता है। इसी पूर्व ज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए या जोड़ने के लिए ही हम पाठ्य योजना में सबसे पहले पाठ प्रस्तावना कौशल का उपयोग करते हैं। इसका प्रशिक्षण प्रत्येक शिक्षक को करना अनिवार्य होता है, जिससे कि वह शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से कर सकें। दूसरा सूत्र है सरल से जटिल की ओर। पाठ्य सामग्री को संगठित करते समय शिक्षक को चाहिए कि वे सरल प्रत्यय छात्र को पहले बताएं और क्रमानुसार कठिन या जटिल प्रत्ययों को उनके बाद। जब छात्र सरल प्रत्यय सीख लेते हैं तो बाद में कठिन प्रत्यय भी समझ जाते हैं। इस प्रकार से छात्रों की रुचि शिक्षण प्रक्रिया में बनी रहती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं तो सिंप्लीफाई करते हुए सबसे पहले आसान तरीके से आसान चीज़ों को उनको लर्न करवाते हैं, फिर उसके बाद जो डिफ़िकल्टीज होती हैं उनको क्लियर करते जाते हैं, उनको अंडरस्टैंड करवाते हैं। मतलब कि सरल से कठिन की ओर जब हमारा टीचिंग प्रोसेस होगा तो लर्निंग भी कंफर्टेबल होगी, लर्निंग भी अच्छे से होगी। फिर तीसरा सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता तथा अनिश्चितता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है, नए नए अनुभव मिलते हैं और वे स्पष्ट तथा निश्चित विचारों को स्वीकारने लगते हैं। एक अच्छा शिक्षक छात्रों की धुंधली तथा अनिश्चित धारणाओं
तथा विचारों को निश्चयात्मकता प्रदान करता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर का ये जो शिक्षण सूत्र है, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक बालक बालिका जो है किसी भी टॉपिक को जानने से पहले या अपने विकास की अवस्थाओं के शुरुआती चरणों में वह किसी भी सिद्धांत के प्रति, किसी भी प्रकरण के प्रति अनिश्चितता की स्थिति में होते हैं। वह किसी उनमें परिपक्वता नहीं पाई जाती, वह किसी भी सिद्धांत के प्रति निश्चित सोच नहीं रखते हैं। तो एक शिक्षक का दायित्व है कि सबसे पहले उन अनिश्चित सिद्धांतों को, अनिश्चित स्थितियों को पहचाने, उनको स्पष्ट करे, फिर उनको किसी निश्चित सिद्धांत को बताएं, ताकि छात्र जो है आसानी से किसी भी टॉपिक को समझ सके। चौथा सूत्र है अनुभूत से युक्त की ओर, फ्रॉम एम्पेरिकल ऑफ रैशनल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभवों से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्त चिंतन आता है। शिक्षकों को छात्रों के समक्ष पहले प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उसे छात्रों के इन प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरणों को तर्कयुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हम बच्चों को जो अनुभव पहले से प्राप्त हो चुके हैं या जिनका अनुभव हम करवा रहे हैं, पहले उसके बारे में उनको बताएं, फिर उसी ज्ञान के आधार पर हम आगे क्या किया जा सकता है, या आगे क्या होना चाहिए, या आगे वो क्या चीज़ कैसे करेंगे, इसके बारे में उनको सोचने के लिए प्रेरणा प्रदान करें, उनसे कार्य करने के लिए मतलब उनको आगे बढ़ाएं, ताकि वह अपनी खुद की सोच विकसित कर सकें, उनके अंदर सृजनात्मकता का विकास हो और उनके अंदर तर्कयुक्त चिंतन की भी परिस्थिति उत्पन्न हो। पांचवा सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। छात्र पहले मूर्त यानी कि स्थूल वस्तुओं से परिचित होता है। मूर्त से तात्पर्य होता है यह जो भौतिक जगत में प्रत्यक्ष हमारे सामने दिखने वाली वस्तुएं होती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, उन्हें ही हम मूर्त कहते हैं। उनके बारे में जानना, फिर इसके बाद वह इनसे संबंधित सूक्ष्म अमूर्त विचारों को ग्रहण करता है। मूर्त तथ्य सरल, वस्तुनिष्ठ तथा बोधगम्य होते हैं, जबकि अमूर्त तथ्य काल्पनिक, कठिन, जटिल व भ्रामक होते हैं। अतः शिक्षा शुरू करते समय छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त व स्थूल पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों के विषय में जानकारी। स्वाभाविक सी बात है कि जब बालक बालिकाओं को हम किसी उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए किसी चीज़ को बताते हैं, कोई ग्राफ, कोई डायग्राम, कोई मॉडल उनके सामने प्रेजेंट करते हैं और उसको समझा के, दिखा के, बता के तब हम अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं, तो उनको चीज़ें क्लियरली समझ में आती हैं कि वाकई है क्या। एज एग्जाम्पल, अगर हम पृथ्वी की संरचना पढ़ा रहे हैं, उनके सामने अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना का कोई मॉडल होगा, कोई फिगर होगा उनके सामने, तो या फिर उनको हम एक ग्लोब के माध्यम से, बॉल के माध्यम से बताएंगे कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, किस तरह से झुकी हुई है, कैसे वो मतलब घूमती है अपनी धुरी पर। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए उनके सामने कोई मॉडल रहेगा तो फिर वो क्लियरली समझ पाएंगे। अन्यथा मात्र व्याख्यान देने से या लिखा देने से, केवल लेक्चर दे देने से उनको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। और जब हम इस तरह से मूर्त यानी कि मॉडल प्रेजेंट करके उनको जब किसी चीज़ की लर्निंग करवाते हैं, उसके बाद वो अमूर्त चिंतन भी कर सकते हैं। हमने पृथ्वी का एग्जाम्पल देकर उनको बताया, बाकी ग्रह नक्षत्रों के क्रियाकलाप, उनकी भूमिका, उनके बारे में भी वो सोच सकते हैं और किसी भी विचार को, नियम को वो मतलब अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति वो कर सकते हैं, उसको उत्पन्न कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अगला सिद्धांत है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालाइज टू सिंथेसिस। किसी भी समस्या का विश्लेषण करने से ही छात्रों की समस्या के बारे में स्पष्ट तथा निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना संश्लेषण का उपयोग करना है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों के विचारों को विश्लेषण करके ज्ञान प्रदान करता है, फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। विश्लेषण व संश्लेषण
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट, निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक हैं। हम किसी भी टॉपिक पर बच्चों की सोच को विकसित करने के लिए, उनसे आगे कोई कार्य करवाने के लिए पहले हम उसको एनालाइज करवाते हैं, उनको दिखाकर उनको उसका विश्लेषण करने के लिए कहते हैं। उस विश्लेषण के आधार पर ही वो आगे संश्लेषण कर पाते हैं। ये जो विश्लेषण और संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनको अलग अलग समझना जो है सही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और विश्लेषण के पश्चात बच्चों के अंदर संश्लेषण करने की योग्यता जो है स्वाभाविक तौर पर उत्पन्न हो जाती है, जिससे छात्र जो है स्पष्ट तथा निश्चित ज्ञान प्रदान कर पाते हैं। और एक अच्छा शिक्षक जो है पहले छात्रों के विचारों को विश्लेषित करके ही ज्ञान को प्रदान करता है। फिर अगला शिक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। एक अच्छा शिक्षक सदा छात्रों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करता है जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होती हैं, तत्पश्चात वह उन चीजों के विषय में ज्ञान प्रदान करता है जो उनके सामने मौजूद नहीं होती हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि हमने अभी एक सिद्धांत में देखा था मूर्त से अमूर्त की ओर, तो वहां पर विचारों की भी भावना थी। जो विचार, जो नियम कानून हमारे सामने हैं, उसके अलावा अलग से भी हम सोच सकते हैं। उसी से मिलता जुलता यहाँ पर भी है। यहाँ पर मान लीजिए कोई इन्वेंशन करना है कोई, तो जो चीज़ें, स्थितियाँ हमारे सामने हैं उनको देखकर, समझकर फिर उसके लिए आगे छात्र जो है प्रेरित हो सकता है आगे कोई और नया इन्वेंशन करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, जो प्रत्यक्ष स्थितियाँ जो हमारे सामने, उसका ज्ञान हमें जब शिक्षक सही तरीके से प्रदान करते हैं तभी हम आगे सोच सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में ही हम कार्य करते हैं। इससे क्या होता है कि छात्र को पहले वर्तमान का ज्ञान दिया जाता है, बाद में भूत तथा भविष्य का। पहले प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें उपलब्ध हैं, उनके बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद बताते हैं प्राचीन काल में क्या था और आगे क्या होना चाहिए, जिससे कि छात्र गलतियों से सबक लेते हुए और नई चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, नए विचारों को उजागर करने के लिए, नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र का अभिप्राय है कि पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हीं उदाहरणों यानी कि दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत या सामान्य नियम निकलवाए जाएं। एक अच्छा शिक्षक पहले विशिष्ट तथ्य, उदाहरण, दृष्टांत छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, फिर उनके आधार पर छात्रों को सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह शिक्षण के सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से शिक्षण सूत्र है, क्योंकि जब कोई विशिष्ट ज्ञान हमें प्रदान करना होता है तो उस विशिष्टता से ही हम सामान्य की ओर ले जाते हैं। पहले छात्रों के सामने तमाम उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उसके बाद सिद्धांत पर ले आया जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि नीम के पेड़ की पत्ती हरी है, आम के पेड़ की पत्ती हरी है, जामुन के पेड़ की पत्ती हरी है, बरगद के पेड़ की पत्ती हरी है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी पेड़ों की पत्तियां हरी होती हैं, यानी कि पत्तियां हरे रंग की होती हैं। तो हमने उदाहरण के माध्यम से एक सामान्य नियम बच्चों से निकलवा लिए। तो इस तरह से ज्ञान प्रदान करने से रोचकता जो है वो बनी रहती है। अगला शिक्षण सूत्र है मनोवैज्ञानिक से तार्किक या तर्कात्मक क्रम की ओर। शिक्षण प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर दी जाती है। बालक की रुचि, योग्यताओं, जिज्ञासा, आवश्यकता व परिपक्वता के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों व शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तर्कात्मक विधि के अनुसार ज्ञान पाठ को तर्क सम्मत ढंग से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है और एक एक करके छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। हमने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में ये देखा था कि मनोवैज्ञानिक तौर पर तार्किक तरीके से, मतलब क्रमबद्ध रूप से हम बच्चों को विभिन्न पार्ट्स में क्रम से जब ज्ञान प्रदान करते हैं तभी अधिगम जो है प्रॉपर वे में हो सकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक को बालकों की रुचि, योग्यता, जिज्ञासा, आवश्यकता और उनके लेवल के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करने की जानकारी हो। साथ ही साथ शिक्षण सामग्री का प्रयोग कब, कैसे, कहाँ, कितनी मात्रा में करना है, इसकी भी जानकारी प्रत्येक शिक्षक को होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था
कि जो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उनके प्रयोग के बिना शिक्षण क्रिया को किया जाना असंभव है। और अभी आप ये समझ पा रहे होंगे कि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना भी कितना आवश्यक है। अब देखते हैं अगला सूत्र, आगमन से निगमन की ओर। आगमन विधि में प्रारंभ में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर नियमों को निकाला जाता है, जबकि निगमन में इसके विपरीत पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उदाहरणों की सार्थकता से उन नियमों की सत्यता की परख की जाती है। आगमन नए ज्ञान की खोज में सहायक होता है, जबकि निगमन इन खोजों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। एक उत्तम शिक्षक अपना शिक्षण आगमन से प्रारंभ करता है और निगमन पर समाप्त करता है। शिक्षण प्रक्रिया में हमें सबसे पहले आगमन वाली प्रक्रिया से शुरुआत करनी चाहिए, फिर निगमन पर आना चाहिए। मतलब कि हमें उदाहरण देकर फिर नियमों को बताना चाहिए। यदि हम पहले नियम को बता देते हैं फिर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि आगमन से निगमन की ओर शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इससे शिक्षण ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से हो सकता है और उच्च शिक्षा में हम निगमन से आगमन की ओर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है और वो बेहतर तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। पूर्ण से अंश की ओर। इस सूत्र के अनुसार शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण समग्र रूप से छात्रों के सामने रखा जाए और फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाए, तो छात्र ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। पूर्ण का परिमाण छात्र के ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। उदाहरणार्थ, छात्र को पहले छोटी छोटी कविताएं पूर्ण रूप से याद कराई जाएं, बाद में एक एक लाइन का धीरे धीरे उनका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। शिक्षक पहले कंप्यूटर का पूर्ण आइडिया विचार देता है, फिर उसके विभिन्न अवयवों पर प्रकाश डालता है। इसमें हम देखते हैं कि पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें समराइज करते हुए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहिए, फिर एक एक लाइन को डिफाइन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पहले माइंड में सेट हो जाता है कि बच्चों को सीखना क्या है, पढ़ना क्या है। तब उसके बाद वो एक एक चीज़ का बारीक अध्ययन करके उसको कंफर्म लर्निंग कर पाते हैं, सीख पाते हैं। जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर के बारे में उनको जानकारी देनी है तो सबसे पहले हमें बता दें कि कंप्यूटर क्या है, वो कैसे काम करता है। उसके बाद उसके एक एक पार्ट के बारे में बताएं। कविता हमें सिखानी है, कोई दोहा बताना है, पहले उस कविता को समग्र रूप से उनके सामने प्रस्तुत करें, उसका अर्थ बता दें। फिर उसके बाद एक एक लाइन का भावार्थ जब हम उनको क्लियर करेंगे वो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है, एक ही सेंटेंस का एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, तो उनको बताने के लिए बाद में हमको छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग उनको बताना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज शिक्षण सूत्रों के विषय में विस्तृत चर्चा की। आशा है कि आप लोग शिक्षण सूत्रों को समझ गए होंगे और उनका शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण क्रिया में आप छात्र छात्राओं के मध्य अंतःक्रिया करते हुए इसका अनिवार्य रूप से पालन करेंगे और अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने में सक्षम होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।